एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी की प्रैक्टिस सीरीज। ये प्रैक्टिस सीरीज आपके एनटीपीसी हो या फिर एसएससी जीडी हो, दोनों के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और ये क्लास, आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है। ये क्लास आपको डेली सुबह 9 बजे मिलेगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्लास है ये क्लास। आपके 100 आपके स्कोर को 101% बूस्ट करेगी। तो आपको कंप्लीट क्लास देखना है, उसका आकलन करना है और उसका जवाब हमको कमेंट में देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था भैया? सेवा क्षेत्र पर था, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर था, कृषि क्षेत्र पर था या फिर औद्योगिक क्षेत्र पर था? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी जो कि 1951 से लेकर 1956 तक रही थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पर था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से बनी थी और ये 5 सालों के लिए बनती है, ये 1956 तक चली थी। ठीक है। अच्छा, ये योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पद्धति पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पद्धति पर आधारित थी। ठीक है भैया। इस योजना में क्या हुआ था? देखिए, इस योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आपको याद रखना है। ये तो कुछ हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है पंचवर्षीय योजना को। और पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। और इस योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है भैया, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता भी, योजना आयोग को क्या किस और नाम से जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के नाम से भी योजना आयोग को जाना जाता है। अच्छा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उपाध्यक्ष कौन हुए? तो उपाध्यक्ष जो थे, सबसे पहले उपाध्यक्ष जो हुए थे वो गुलजारी लाल नंदा जी हुए थे। ठीक है, योजना आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हुए थे। अच्छा, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो अभी हम देखेंगे हमारे भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना अभी हमने देखी 1951 से लेकर 1956 तक रही थी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना था। ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी कि लास्ट पंचवर्षीय योजना कब बनी थी, कब तक चली थी? 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। 2017 के बाद में अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है, अब नहीं बनेगी। उसका कारण यह है कि भैया योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है जो कि पंचवर्षीय योजना को बनाता था। अब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ठीक है भैया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। आपको इसे याद रखना है। नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म है। आप इसे याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया? नीति आयोग का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं और इसके सीईओ कौन है इस समय फिलहाल, मतलब वर्तमान की बात करें तो? देखिए, वर्तमान में इसके सीईओ की बात करेंगे तो बी आर सुब्रमण्यम इसके नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी जी हैं। ठीक है भैया, याद रखेंगे। आपको ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस में से होता है? तो आपको बताना है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यमुनोत्री से होता है, त्रिम्बक पहाड़ियों से होता है, पूर्व की पहाड़ियों से होता है, गंगोत्री से होता है। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हम गोदावरी नदी को देख लेते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी को देखेंगे बिल्कुल मैप पर, आपको मालूम पड़ेगा। देखिएगा, ये हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारे पास ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र कहाँ पर है मैं भी बताता हूँ, रुकिए एक मिनट। देखिए, ये जो है ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। तो यहीं से ही इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ये हमने स्पॉट बना दिया है, ये त्र्यंबकेश्वर स्थान है। ठीक है भैया। अच्छा, गोदावरी नदी निकलती कैसी है? देखिए, ये गोदावरी नदी जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गोदावरी नदी गिर जाती है। ठीक है। और ये गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी है भैया? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है।
और आकार एवं विस्तार में बड़ा होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा भैया दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, कहाँ से निकलती है ये आपको पता है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नासिक जिला है, नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये नदी निकलती है। ठीक है, या त्र्यंबक नामक स्थान से ये नदी निकलती है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, ये यहाँ और ये कहाँ पर गिरती है, इसका मुहाना कहाँ पर है, इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, अब बात आ जाती है, देखिए गोदावरी नदी का ये तो उद्गम तो पूछ लेगा, बंगाल की मुहाना भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें सहायक नदियां भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हम इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। देखिए बाएं सिरे की सहायक नदी होती है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। अभी हम इसे देखेंगे। देखिए ये है सबसे पहली नदी पूर्णा, कौन सी नदी भैया, पूर्णा। पूर्णा के बाद आ जाती है कौन सी, पैनगंगा। ये नदी जो ऊपर से आ रही है, एक ये नदी गिरती है इसमें, गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है, इसे बोलते हैं पैनगंगा। ठीक है, और ये नदी इसमें जाके मिल जाती है, इसे बोल देते हैं वर्धा। और इसके अलावा एक ये नदी है, ये वाली नदी, इसे बोलते हैं वैनगंगा। और यहाँ पे आके मिलके बन जाती है प्राणहिता। क्या बन जाती है, प्राणहिता। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, अभी और भी देखेंगे। और एक ये है इंद्रावती नदी, कौन सी नदी भैया, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी भी इसमें आके गिरती है, ये इधर से आती है। और एक आ जाती है ये वाली सबरी नदी और सलेस नदी। ठीक है भैया, याद रखेंगे। ये तो थी आपकी बाएं सिरे की नदी, कौन सी, बाएं सिरे की नदी। देखिए ऐसे आप मैप लीजिए और मैप में इसको आप ड्रॉ कीजिए। एक बार इसे आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये इनको, मतलब सहायक नदियों को। काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं नदियां, आती हैं सहायक नदियां एग्जाम में, और आपको याद भी होनी चाहिए, आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। इस वजह से आप सबसे पहले मैप लीजिए, 1 रुपए का मैप आएगा, मैप में इसको ड्रॉ कीजिए, इसको बनाइए, एक ये इमेज फिर आपके दिमाग में बन जाएगी, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा दाएं सिरे की नदी की। देखिए दाएं सिरे की नदी है मंजीरा मनेयर, तो यहाँ से निकलती है मंजीरा, ये आ गई आपकी मंजीरा नदी, और ये इधर है आपकी मनेयर नदी। ठीक है, ये है दाएं सिरे की नदी। दाएं सिरे की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, सलेस, और दाएं सिरे की मंजीरा और मनेयर। ये किस में आके गिरती हैं, ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है भैया, याद रखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, प्राणहिता नदी। ये प्राणहिता नदी है, ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है, सॉरी। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार इसे फिर से रिपीट करके देख सकते हैं क्लास को, समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या है। तो मानव शरीर का, हमारे शरीर का पीएच स्तर क्या होता है, तो हमारे शरीर का पीएच स्तर होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब है इसका, 7.35 से लेकर 7.45 तक। देखिए पीएच की वैल्यू होती है, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है, यानी कि पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा पीएच स्केल की खोज किसने की थी। देखिए पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, पीएच स्केल पर कितने अंक होते हैं, मतलब कितने अंक होते हैं, तो 14 अंक होते हैं। कितने अंक, कितने तक अंक होते हैं, 14 तक अंक होते हैं पीएच स्केल पर। देखिए उसमें जो जो अंक, जिसका 7 से कम अंक होता है वो अम्लीय हो जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है वो क्षारीय हो जाती है। 7 से कम वाले अम्लीय हो जाते हैं, 7 से ज्यादा वाले क्षारीय हो जाते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है वो उदासीन हो जाते हैं। और अम्लीय वर्षा, आपने देखा होगा भैया, वर्षा होती है अम्लीय वर्षा बोलते हैं उसे हम। तो जो अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच वैल्यू क्या रहता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 से कम रहता है। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना रहता है, 5.6 से कम होता है। वैसे भी आपने देखा है, अम्ल वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, और क्षार वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। आपको ये जरूर जरूर याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो भैया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, 22 में, 24 में, या 1926 में। देखिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कानपुर में हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपका एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्लास है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन को ही लिया है यहाँ पर। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कानपुर में हुई थी।
कहाँ पर हुई थी भैया? कानपुर में हुई थी। किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, सचिन सान्याल ने और राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अच्छा देखिए, इसी के सदस्यों ने एक काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र कब किया था? 9 अगस्त 1925 को किया था। किसके सदस्य थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और इन्होंने काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आखिरकार ये काकोरी षड्यंत्र था क्या? ये काकोरी षड्यंत्र जो था वो सहारनपुर से एक लखनऊ ट्रेन आ रही थी, उसमें ब्रिटिश खजाना था और उस ब्रिटिश खजाने को हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट लिया था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ ट्रेन आ रही थी? सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन से ब्रिटिश खजाने को लूट लिया था, उसको काकोरी षड्यंत्र नाम दे दिया। और इस आरोप में किसको फांसी हुई थी? इस आरोप में अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी दे दी गई थी। किसको भैया? अशफाक उल्ला खान को, रोशन लाल को और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी दे दी गई थी इस आरोप में। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, इसके जो मुख्य आरोपी जो थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। फिर 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने घेर लिया। कहां पर घेर लिया भैया? अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया और खूब बंदूक मतलब बमबारी मतलब गोलीबारी हुई थी। तो खूब गोलीबारी हुई थी। जब अंतिम गोली बची थी चंद्रशेखर आजाद की बंदूक में, तो फिर उन्होंने वो गोली अपने खुद के मार ली थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई बुलेट नहीं है जो मुझे शूट कर सके। ये चंद्रशेखर आजाद के बयान थे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा था मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद मरते दम तक वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, जिसको अब आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है। और कहाँ कहाँ पर हुई थी? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को हुई थी, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, फिर इसी का नाम बदलकर रख दिया गया था क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब रखा गया था? 1928 में रखा गया था। अच्छा, कहाँ पर रखा गया था? दिल्ली में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था भैया? दिल्ली में रखा गया था। और इसके सदस्य, मेन सदस्य जो थे वो थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। कौन से भैया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 1928 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, और इसके सदस्यों ने लाहौर में लाहौर के नेशनल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, किसके सदस्यों ने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने फेंका था। कल लाहौर में नेशनल असेंबली में बम फेंका था, जिसके आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और बट्टू केसर दत्त को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। देखिए, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, 27 फरवरी 1931 को। और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी किसको? भगत सिंह, राजगुरु और बट्टू केशवर दत्त को। आपको याद रखना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आपको बताना, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। और इस संशोधन में क्या हुआ था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था और भूमि सुधार किया गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। पहले आठ आठ अनुसूची थी, फिर एक नई 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसको भूमि सुधार को इसमें रख दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें जमींदारी का उन्मूलन किया गया, क्योंकि पहले जमींदारी की काफी अधिक समस्या थी। तो प्रथम संविधान संशोधन से जमींदारी को उन्मूलन कर दिया और भूमि सुधार कर दिया। और जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी। 9वीं अनुसूची जोड़ दी, पहले 8 अनुसूची थी तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन से। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें भूमि सुधार को रख दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? तो भैया, कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? देखिए, विराम अवस्था की बात कर रहा है, द्रवों के गुणों से इसकी बात कर रहा है, तो इसका सही से जवाब द्रव स्थिति विज्ञान होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भैया, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था भैया? तारापुर में, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी तारापुर हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, महाराष्ट्र में 1972 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसे आपको याद रखना है।
और अभी हमारे भारत में 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कितने हैं भैया? 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अच्छा, इन्हें सातों को सातों आपको याद करने हैं, तो आप कैसे याद करेंगे? इसे रटेंगे? नहीं, हम इसे रटाएंगे नहीं, हम इसको मैप के माध्यम से आपके दिमाग में माइंड मैप बनाएंगे। देखिएगा, ये हमारे पास भारत का नक्शा है, ये हमारा प्यारा भारत है। देखिए, इसमें कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखेंगे। देखिए, ये है हमारे पास यूपी। यूपी में आ जाता है एक पड़ता है नरौरा। कौन सा भैया? नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यूपी में, ठीक है, यूपी में है। अच्छा, ये है हमारे पास राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान में है रावत भाटा। राजस्थान में कौन सा है भैया? रावत भाटा है। ये हमने इधर साइड से भी लिख दिया है और उस मैप में भी लिख दिया है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये है, ये क्या है? ये है गुजरात। गुजरात में है काकरापाड़ा। कौन सा भैया? काकरापाड़ा गुजरात में है। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि भैया रावत भाटा कौन से राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में, तो आप इसका सही जवाब क्या बताएंगे? राजस्थान में। क्वेश्चन ऐसे आता है, और आपको सातों के सातों मैं भी याद कराऊंगा। सबसे पहला यूपी का नरौरा, राजस्थान का रावत भाटा, और गुजरात का काकरापाड़ा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाता है, ये है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे है तारापुर। कौन सा भैया? तारापुर, जो कि सबसे पुराना है तारापुर का, ये हमने अभी बता दिया है आपको। अब ये मिल जाता है हमें कर्नाटक। कर्नाटक में कैगा। कौन सा भैया? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। इसके अलावा फिर हमें मिलता है तमिलनाडु। एक तमिलनाडु में है कडलकुलम, और एक है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में है कलपक्कम। देखिए, जो कडलकुलम जो है वो सबसे आधुनिक है। जो सबसे नया वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? वो है कडलकुलम। कौन सा भैया? कडलकुलम है, जो कि सबसे आधुनिक है। और कलपक्कम जो चेन्नई में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने सातों के सातों बता दिए। आप इसका मैप लेंगे। सबसे पहले आप इंडिया की मैप खरीद के लाएंगे, 7-8 आप अपने मैप खरीद के लाइए, और आप एक्टिव रह के क्लास देखिए, देखा कीजिए। आपको पेंसिल लेना है, और पेंसिल पेंसिल से इसको आपको ड्रॉ करना है अपने मैप पर, जिससे कि आपको एक बार करेंगे आपको दिमाग में आ जाएगा, एक दो बार करेंगे दिमाग में आ जाएगा, फिर आप इसे भूलेंगे नहीं। और रटेंगे तो आप फिर से भूल जाएंगे। तो इसे आपको रटना नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भाग लिया था 1900 में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था भैया? 1900 में भाग लिया था। और ये भाग किसने लिया था? एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे, नॉर्मन प्रिजार्ड। कौन थे भैया? नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड ने 1900 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1920 में भारत की एक पहली टीम भेजी गई थी, मतलब भारत का एक दल भेजा गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में। ठीक है, 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में सबसे पहले एक व्यक्ति गया था, नॉर्मन प्रिजार्ड। इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर 1920 में भारत ने अपना एक दल भेजा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए, 1920 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मैरी लीला राव बनी। कौन बनी? मैरी लीला राव। तो पहले पुरुष तो नॉर्मन प्रिजार्ड बनी चुके थे, और पहली महिला मैरी लीला राव बनी थी। आपको याद रखना है। अच्छा, अब ओलंपिक की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार स्वर्ण पदक कब आया था, ओलंपिक का स्वर्ण कब आया था? तो वो आया था 1928 में। कौन लेकर आया था? ये भारत की हॉकी टीम लेकर आई थी, और ये एम्स्टर्डम ओलंपिक की बात है ये। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में पहला स्वर्ण पदक आया था, हॉकी में आया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद हॉकी लगातार स्वर्ण पदक लेकर आई। तो 1932 में लॉस एंजलिस में, 1936 में बर्लिन में, 1948 में लंदन में, 1952 में हेल्सिंकी में, मेलबर्न में 1956 में, टोक्यो ओलंपिक में 1964 में, और 1980 में मास्को में स्वर्ण पदक जीता। तो यानी कि लगातार 1980 तक स्वर्ण पदक इसने जीते थे। आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखने हैं ये। ठीक है। अच्छा, 1980 तक स्वर्ण पदक जीते, पर 1980 के बाद में अभी तक स्वर्ण पदक नहीं आया है ना? अभी तक नहीं आया 1980 के बाद में स्वर्ण पदक। हालांकि इस बार ब्रॉन्ज आ चुका है, और पिछली बार भी ब्रॉन्ज आया था। ठीक है भैया। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक करवाता कौन है? ये आईओसी करवाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करवाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में मेंसखोन नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे देमित्री विकेलस। कौन थे भैया इसके पहले अध्यक्ष? देमित्री विकेलस इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, पहला ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? तो पहले ओलंपिक का आयोजन 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1896 में हुआ था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, और इस पहला ओलंपिक का आयोजन 1896 में हुआ था। और आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वो क्या है?
सिटियस अल्टियस फोर्टिस, जिसका मतलब होता है तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है भैया। इसके ध्वज में 5 रिंग परस्पर जुड़े होते हैं। कितने रिंग जुड़े होते हैं? 5 रिंग परस्पर जुड़े होते हैं इसके ध्वज में। उन रिंग का कलर कैसा होता है? नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। ठीक है भैया। यूरोप के लिए नीला होता है, और ये सारे के सारे कलर एक एक द्वीप को शो करते हैं। जैसे यूरोप के लिए नीला है, अफ्रीका के लिए काला है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए लाल है। इसके अलावा एशिया के लिए पीला और ओशिनिया के लिए हरा है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखिए, कुल मिलाकर ओलंपिक में 6 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। एक सफेद रंग मतलब जो सफेद रंग का फ्लैग हो जाता है, और 5 रंग की रिंग हो जाती हैं। अच्छा, इसको फ्रांस के कोवार्ड ने डिजाइन किया था। ये ओलंपिक का जो ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया था? उसे कोवार्टिन ने डिजाइन किया था, याद रखेंगे। ठीक है, ओलंपिक के जो ध्वज है उसको कोवार्टिन ने डिजाइन किया था। ओलंपिक प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर खेले जाते हैं। और ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई थी? ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरुआत हुई थी। और इसी ओलंपिक में हम अपना पहला स्वर्ण पदक लेकर आए थे हॉकी में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है भैया। मतलब ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी से हुई थी। ठीक है, 1968 से हुई थी। कि अच्छा, तो आपको बताना है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा था? तो 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रिजियंस था। आपको याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस साल हमारे यहाँ इस साल पेरिस में ओलंपिक हुए हैं 2024 में, तो आपको उसको भी जो नॉलेज होनी चाहिए मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1948 को 23 जून से ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 23 जून से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब ओलंपिक के बारे में बात होगी, तो वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। कौन है भैया? थॉमस बाक हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की पहली महिला भारतीय सदस्य कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय सदस्य जो बनी है वो नीता अंबानी बनी है। कौन बनी? नीता अंबानी बनी। आपको याद रखना है। और टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ? 1960 से टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण स्टार्ट हुआ, 1960 से। आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भैया, कि एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा इंडियन ओलंपिक की, भारतीय ओलंपिक समिति की। ठीक है, अब भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे भैया? सर दोराबजी टाटा थे। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसकी पीटी ऊषा हैं। भारतीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं, और प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है भैया इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? मैरी लीला, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। और हालिया ओलंपिक हुआ, यानी कि फिलहाल में ओलंपिक हुआ 33वां ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक? 33वां ओलंपिक, जो कि पेरिस में हुआ है। ये कब से कब तक चला था? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला था। अब ये खत्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इस ओलंपिक में यानी कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे? ये बनी थी पीवी सिंधु और शरद कमल, अचंत शरद कमल। ठीक है, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं अचंत शरद कमल। आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप इसे? भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल बने थे। अच्छा, तो ये तो थे आपके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। अब हम बात करते हैं समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने। तो समापन समारोह के ध्वजवाहक बनी मनु भाकर और श्रीजेश। मनु भाकर जो कि शूटर हैं। मनु भाकर कौन है? जो कि शूटर हैं। और श्रीजेश कौन है? ये हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने? मनु भाकर और श्रीजेश। और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल बने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखने हैं। अच्छा, 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा? फ्रिजियंस रहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते। कौन कौन से? देखिए, नीरज चोपड़ा लेकर आए थे सिल्वर सिल्वर पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। किसमें लेकर आए थे? जेवलिन थ्रो में लेकर आए थे। अच्छा, फिर हॉकी में आया कांस्य पदक। इसके अलावा मनु भाकर लेकर आई थी कांस्य पदक। सबसे पहला मनु भाकर कांस्य पदक लेकर आई थी 2024 ओलंपिक में। 10 मीटर एयर पिस्टल में लेकर आई थी। फिर मनु भाकर ने दूसरा जीता, जो कि मिक्स में जीता। मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों ने कांस्य पदक जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। आपको ये जरूर याद रखना भैया, किस में जीता?
10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भैया मनु भाकर ने मतलब किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता था, तो 10 मीटर की एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, आपको ये जरूर याद रखना है। इसके अलावा अमन सहरावत लेकर आए थे कांस्य, ये कुश्ती में लेकर आए थे अमन सहरावत। कौन लेकर आए थे? अमन सहरावत। और इसके अलावा एक स्वप्निल कुसाले भी लेकर आए थे कांस्य, ये भी शूटिंग में लेकर आए थे, लेकिन ये 50 मीटर की राइफल में लेकर आए थे स्वप्निल कुसाले। ये किस में लेकर आए थे? 50 मीटर की राइफल में लेकर आए थे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, 2024 में पेरिस ओलंपिक हो चुका है, अब आपको पता है कि 4 साल बाद होता है, तो अब कब होगा? 2028 में। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, ये 34वां ओलंपिक होगा। 2028 के लॉस एंजल्स में 34वां ओलंपिक होगा। इसके बाद फिर 35वां ओलंपिक होगा 2032 में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा भैया? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, आपको याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये भैया उड़ीसा से है, असम से है, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित है नव कलेबारा उत्सव। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब बात आती है भैया उड़ीसा से तो संबंधित है, तो उड़ीसा में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है राजा परवा, बाली, मिट्टी कला उत्सव, नव कलेबारा, धानु यात्रा, नुआखाई, कोणार्क और छऊ। कोणार्क और छऊ, ये उड़ीसा में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। आप कहेंगे भैया इन्हें याद कैसे करें, आपने बता तो दिए। अच्छा, मैंने आपको याद भी कराता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उड़ीसा से याद रखेंगे, कोई चीज उड़ गई है ना, उड़ जाती है। ठीक है, उड़ीसा से याद रखेंगे उड़ जाती है। अब क्या उड़ती है अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए इसे है। देखिए, एक राजा थे, राजा का नाम था बाली। राजा थे, राजा का नाम था बाली, और वो अपनी मिट्टी में कला सिखाते थे, नई नई कला सिखाते थे। कैसे क्या सिखाते थे? मिट्टी में नई नई कला सिखाते थे। ठीक है, और कला किसकी सिखाते थे? कला में क्या सिखाते थे? उस कला में क्या सिखाते थे? उस कला में धनुष के नए नए कोण बनाना सिखाते थे। धनुष के, धनुष का मतलब धानु या धानु यात्रा। ठीक है, नए नए का मतलब नुआखाई, और नए नए कोण बनाना सिखाते थे, कोणार्क। वो ऐसे कोण बनाना सिखाते थे कि वो छू कर ही उड़ जाए, कि तीर जो है वो छू कर ही उड़ जाए। इस तरह के कोण बनाना सिखाते थे। फिर से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, उड़ीसा से याद रखेंगे उड़ जाना, ये छू कर ही उड़ जाए। क्या छू कर उड़ जाए? कोण मतलब धनुष मतलब तीर जो होता है वो छू कर उड़ जाए। देखिए फिर से बताता हूँ। एक थे राजा, राजा का नाम बाली था। वो अपनी मिट्टी में नई नई कला सिखाते थे। नई कला में मतलब किसमें नई कला सिखाते थे? वो धनुष के नए नए कोण बनाना सिखाते थे। इसके धनुष के नए नए कोण बनाना सिखाते थे, और ऐसे कोण बनाना सिखाते थे कि वो छू कर ही उड़ जाए। ठीक है, तो इसे याद रख लेंगे इस तरह से। आगे हम देखेंगे, आगे है हमारे पास सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? सोनम लोसर, सागा दावा, लोसुंग और लोसर, ये सिक्किम के हैं। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं याद कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे याद कर लेना। देखिए, सोनम ने दावा किया, देखो सोनम के पास सिक्के थे, सोनम के पास सिक्के थे और सोनम ने दावा किया, ले सके तो ले ले, ले सके तो ले ले, लोसंग लोसर, आप इसे याद ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और असम की। देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? जगधात्री पूजा, दुर्गा पूजा, नववर्षो। इसके अलावा है गंगा सागर उत्सव, डोल उत्सव, और तीस्ता चाय महोत्सव, और पोइला बैशाख। ठीक है, ये मनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, इन्हें भी याद कर लेंगे। पश्चिम बंगाल से दुर्गा पूजा तो आपको फेमस है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा काफी अधिक होती है, वो बहुत ज्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर लें। देखिए, ऐसे याद करेंगे आप। देखिए, पश्चिम बंगाल में है, देखिए जग को धारण करने वाली दुर्गा जी है ना, जग को धारण करने वाली कौन है? दुर्गा जी। दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इस दुर्गा पूजा में क्या होता है? देखिए, इसे याद रखेंगे, नवोबोर्षो है ये, नवोबोर्षो। तो नवोबोर्षो से आप याद रखेंगे नए नए वर वधु। ठीक है, नवोबोर्षो से आप क्या याद रखेंगे? नए नए वर वधु, यानी कि नए नए दूल्हा दुल्हन। वर वधु का मतलब होता है दूल्हा दुल्हन। ठीक है, तो नए नए वर वधु गंगा में जाते हैं, गंगा सागर में जाते हैं। ठीक है, गंगा सागर में जाते हैं, और वहां पर आपका स्नान वगैरह करते हैं। स्नान करने के बाद आप वो डोलते हैं, क्या करते हैं? डोलते हैं। ठीक है, डोलने के बाद फिर वो कहीं पे बैठते हैं, तीस्ता चाय पीते हैं। एक चाय है, चाय का नाम है तीस्ता चाय, तीस्ता चाय पीते हैं। और चाय वो सूखी तो रूखी तो चाय पियेंगे नहीं, तो चाय के साथ क्या खाते हैं? पोला खाते हैं। पोला, पोला का मतलब पोइला बैसाख हो गया। ठीक है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में है, जग को धारण करने वाली दुर्गा पूजा होती है। तो दुर्गा पूजा महोत्सव पर नए नए वर वधु, कौन कौन? नए नए वर वधु गंगा सागर जाते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा जी निकलती हैं, आपको पता है।
गंगा सागर जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वो डोलते हैं, डोलने के बाद वो कहीं पर जाते हैं, चाय पीते हैं, तीस्ता चाय, और वहां पर पोला खाते हैं। क्या खाते हैं? पोला खाते हैं चाय के साथ। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ये लिंक बनाइए, आप इसका इमेज अपने दिमाग में डाल दीजिए, अब दिमाग में डालिए तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब बात करूंगा मैं असम की। देखिए असम में मनाए जाते हैं टी फेस्टिवल, बैशागु, अम्बुबाची, देहिंग पटकाई, बिहू, मिड एम मीफी, जॉनबिल, अलिये लिंगांग, रांगकेर और दियोधानी। आप कहेंगे इसे याद कैसे याद करें? इसे भी ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए असम में टी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो चाय की इंग्लिश टी होती है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए इसे याद करेंगे। देखिए असम में टी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और टी का उत्पादन कब होता है? टी का उत्पादन होता है बैशाख के महीने में, समझ लो, बैशाख के महीने में होता है। ये कोई फैक्ट नहीं है कि बैशाख के महीने में होता है। ठीक है। देखिए टी का उत्पादन कब होता है? बैशाख के महीने में होता है। और ये अंबुबाची की देन है। अंबुबाची की देन, देन का मतलब देहिंग पटकाई। ठीक है, याद रखेंगे कैसे करके। तो देखिए असम से याद रखेंगे टी। तो टी का उत्पादन कहाँ पर, तो कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा असम में। टी का उत्पादन कब होता है? बैशाख के महीने में होता है। और बैशाख के महीने में टी का उत्पादन होता है। ये सब अंबुबाची की देन है। किसकी देन है भैया? अंबुबाची की देन है। देन से याद रखेंगे देहिंग पटकाई। ठीक है। अच्छा, और फिर टी का उत्पादन होने के बाद फिर क्या होता है? वहां के बहू हैं, वहां के अपने अपने घरों की बहू हैं और मैडम लोग, बहू होती हैं और मैडम होती हैं। कोई कोई लोग अपने घरों की बहुओं को मैडम भी बोल देता है, तो इसे ऐसे याद देखेंगे। तो अपने अपने घरों की बहुएं और मैडम लोग अपने अपने घरों के बच्चों को, बच्चों का नाम क्या है? किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम रामकेर है, वो इन चाय को बना बना के उन्हें देती हैं। इसे याद कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, देखिए फिर से ध्यान से सोचिए। देखिए असम में टी का उत्पादन सबसे ज्यादा है। टी का उत्पादन बैशाख के महीने में होता है। ये सब अंबुबाची की देन है। फिर ये सब टी का उत्पादन होने के बाद अपने अपने घरों की बहुएं और मैडम लोग अपने अपने घरों के बच्चों को, जॉन को, अली को, रांकेर को, ये टी बना बना के क्या करती हैं? देती हैं। देती से हो जाएगा दियोधानी। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। और एक अलग से याद रख लेना बैखो। बैखो आपको अलग से याद कर लेना है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, जो बिहू जो त्योहार होता है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। आपको इसे अलग से याद करना है। बिहू त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काती बिहू। इसे आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। आइए चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? यशपाल ने, महादेवी वर्मा ने, भीषम शाहनी ने, या फिर प्रेमचंद्र ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीषम शाहनी ने लिखी है तमस। तमस किसने लिखी है? भीषम शाहनी ने लिखी है। अच्छा, तो महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखी है यामा। तो प्रेमचंद्र ने क्या लिखी है? प्रेमचंद्र ने लिखी है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। अच्छा, इसके अलावा जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, और यशपाल ने लिखी है दादा कॉमरेड। यशपाल ने क्या लिखी है? दादा कॉमरेड। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? देखिए चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक तो करेगा नहीं, ऑटोमोबाइल करेगा नहीं, बर्तन करेगा नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीमेंट ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? देखिए साइमन कमीशन कब आया था भारत में? तो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में आया था। फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आ गया था। 1927 ईस्वी में इसका गठन हो गया था इसका। देखिए इसे देखते हैं। देखिए साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत में 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की जांच करने आया था। वैसे इसको 1929 में आना था, लेकिन ये 1928 में ही आ गया था, जिसकी वजह से इसका काफी अधिक विरोध भी हुआ था साइमन कमीशन का भारत में। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था, और ये भारत में फरवरी 1928 में भारत में पहुंच चुका था। इसका गठन करने वाले थे उस समय भारत के राज सचिव थे वॉर्गन हेड। वॉर्गन हेड ने साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। ठीक है। और फरवरी 1928 में भारत में पहुंच गया था। और इसमें जो इनके साइमन कमीशन गठन किया गया था, इसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, जिसकी वजह से भारत में इसका काफी अधिक विरोध भी हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो साइमन थे। कौन थे भैया? साइमन थे। भारत में इसका विरोध हुआ, और उसमें भारत में नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। कौन सा नारा दिया गया था? साइमन कमीशन गो बैक। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठी सिर में लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, और 1937 में पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे।
कब कराए गए थे? 1937 में पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर किसी में क्वेश्चन पूछा गया, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? फेमस इसका आंसर है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक कौन थे? ये मौर्य वंश के शासक थे। ये कौन थे भैया? मौर्य वंश के शासक थे अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बने? बिंदुसार बने। बिंदुसार के बाद फिर अशोक आए। बिंदुसार के बाद फिर अशोक आए। अच्छा, इनकी डेट बताइए। देखिए ईसा पूर्व की बात है ये। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की, और 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद फिर बिंदुसार आए। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फिर अशोक आए। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। हम बात करेंगे अशोक की, क्योंकि अशोक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो अशोक की बात करेंगे। अशोक को देवानांपिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक अभिलेख है जिसमें इनको देवानांपिय प्रियदर्शी भी कहा गया है। देवानांपिय प्रियदर्शी का मतलब होता है देवों का प्यारा। अच्छा, इनके अभिलेख थे, और इनके अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अच्छा, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, और वहां पर हुए नरसंहार से ये विचलित हो गए, और अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। किसने? अशोक ने, याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कई धर्म प्रचारक भेजे। कौन कौन ने किस किस को कहाँ कहाँ पर भेजा गया था? क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा गया। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहां पर भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? तो श्रीलंका में भेजा था। कहां पर भेजा था भैया? श्रीलंका में भेजा था। महारक्षित को यवन देश में भेजा गया। मध्यम को हिमालयवर्ती देश में भेजा था। इसके अलावा महादेव को महिष मंडल मैसूर में भेजा गया था। महिष मंडल जिसको मैसूर भी कहते हैं। अब महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया, और सोना और उत्तरा को सुवर्ण भूमि में भेजा गया था, और मध्यांतिक को कश्मीर तथा गांधार में भेजा गया था। आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भैया किसको कहाँ भेजा था अशोक ने, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। तो 1906 में तो फहराया गया था, तो कहाँ पर फहराया गया था? इसने हमसे ये पूछा है। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? कोलकाता में फहराया गया था। कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। और ये जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था वो लाल पीला हरे रंग की 3 पट्टियों से बना हुआ था। 1906 के बाद फिर 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में फहराया था, स्टुगर्ट सम्मेलन में। कहाँ पर? स्टुगर्ट में। तो कहाँ कहाँ पर? 1907 में पेरिस में मैडम कामा जी ने पहली बार विदेश में फहराया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। मैडम कामा जी ने, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे का प्रस्ताव को पारित किया गया, और उसको अपनाया गया था हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। और जो आज आज का हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, देखो 1931 में जो अपनाया गया था उसमें अशोक चक्र नहीं था, उसमें चरखा था। क्या था? उसमें चरखा था। लेकिन आज का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक स्तंभ है, और इसको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, और इसको अपनाया गया था हमारी संविधान सभा ने। 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। वर्तमान झंडे के स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पुष्प में स्त्री केसर है, तो पुष्प में स्त्री केसर कौन सा है? एक नर जनन अंग है। भैया स्त्री केसर है, नाम में स्त्री दिखाई दे रहा है, तो नर तो हो ही नहीं सकता। एक लिंगी है या एक मादा जनन अंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मादा जनन अंग है पुष्प में स्त्री केसर। देखिए, स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला होता है। फिर वर्तिका, ये बीच वाली डंडी जो होती है इसे वर्तिका कहते हैं। और नीचे वाला ये अंडा का टाइप में होता है, तो इसे अंडा से कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडा से कहते हैं। जो ये डंडी सी होती है इसे वर्तिका कहते हैं, और ऊपर जो खिला हुआ भाग होता है उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है? उसे एकत्र किया जाता है बाइनरी अंक में। किसमें? बाइनरी अंक में। बाइनरी में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। कितने होते हैं? 0 और 1। उसी रूप में इसे अंकित किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को, याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? तो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था 2, उसका कूट नाम क्या था? तो इसका कूट नाम जो था
वो था ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या था इसका पूर्ण नाम? ऑपरेशन शक्ति था। अच्छा, अब बात करेंगे पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? देखिए, ये पोखरण है राजस्थान में। और पोखरण में दो परमाणु परीक्षण हुए थे। एक पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। याद रखेंगे आप इसे। लेकिन ये असफल हो गया, और असफल होने के बाद इसका कूट नाम रख दिया लाफिंग बुद्धा। कौन सा बुद्धा? लाफिंग बुद्धा। याद रखेंगे। देखिए, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा करवाया गया था, और इस ये असफल हो गया था। और असफल असफल होने के बाद इसका कोड नाम रखा था लाफिंग बुद्धा। क्या रखा था? लाफिंग बुद्धा। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद फिर दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 13 मई 1998 को। इसमें का भी नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही इसका नेतृत्व किया था। लेकिन ये सफल हो गया, और ये सफल हो गया, और इसका कोड नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति या परमाणु शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे। इसका कोड नाम क्या रखा गया? शक्ति नाम रखा गया। परमाणु शक्ति बोलो या ऑपरेशन शक्ति बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी वजह से कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी काफी अधिक अच्छी बनी थी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, और जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जावा को विकसित किया गया था गोसलिंग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जेम्स गोसलिंग। में एक नाम है जाप हार्टसेन। क्या? जाप हार्टसेन। ये ब्लूटूथ ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? जाप हार्टसेन ने की थी। किसने की थी? जाप हार्टसेन ने की थी ब्लूटूथ की खोज। जैसे आप ब्लूटूथ लगाते हैं, जैसे आप ब्लूटूथ लगा के वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसकी खोज किसने की थी? जाप हार्टसेन ने की थी। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो ये शुरू किए गए थे 2016 में। कब शुरू किए गए थे? 2016 में। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। 2016 में उन्होंने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का को शुरू कर दिया था। ये बस महिला सशक्तिकरण के लिए इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना, क्योंकि उस समय दो विश्व युद्ध हो चुके थे। अब इनको जरूरत थी कि भारत के भैया संसार में, विश्व में शांति को लेकर आया जाए, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी उन्होंने। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है रूसवेल्ट को, चर्चिल को, स्टालिन को और जॉर्ज क्लेमेशो को। इन लोगों को मुख्य श्रेय दिया जाता है। और इसके वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। और जो 193वां सदस्य बना है वो दक्षिणी सूडान बना है 2011 में। याद रखेंगे, कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है 2011 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। कौन कौन से भैया? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 6 अंग होते हैं। इसे याद कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इसके 6 अंग कौन कौन से, ये हमने बता ही दिए। अब हम बात कर रहे हैं कुछ की अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यूएनओ में केवल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। कौन सी? रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। इंग्लिश, रूसी, चीनी, फ्रांसीसी और अरबी स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं, इनको मान्यता प्राप्त है यूएनओ में। और इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है। और प्रथम महासचिव इसके त्रिगवेली थे। प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं।
यानी कि यूएसए और यूके, और चीन, फ्रांस, रूस, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा के द्वारा 2 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि भैया अस्थायी सदस्यों को कितने सालों के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वो 2 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है अस्थायी सदस्यों को, ठीक है, याद रखेंगे। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। पांचों स्थायी सदस्य के मैं नाम बता दिए आपको, यूएनओ में भाषाएं बता दी और यूएनओ के अंग बता दिए। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अच्छा, आगे अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, यानी कि जिन लोगों की आय 12,000 अमेरिकी डॉलर, 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, वो क्या कहलाएंगे? वो अमीरी कहलाएंगे भैया। जिसकी आय 12,000 अमेरिकी डॉलर से सबसे ज्यादा होगी, वो अमीर देश कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं के पतले तारों में, धातुओं को जब हम पतले तारों में खींचते हैं तो वो तन्य हो जाते हैं, तो तन्यता कहलाएगी। आपको पता है कोई चीज तान देते हैं तन्यता कहलाती है, लेकिन वो टूटते नहीं है ना, तो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। आघात वर्धनीयता क्या होते हैं? इसके नाम में ही दिखाई दे रहा है, आघात। जिसको आघात करके पतला किया जाए वो आघात वर्धनीय होता है, जिसको चोट पहुंचा के पतला किया जाए वो आघात वर्धनीय होता है। इसकी मैं डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है ये, कि राजा रवि कुमार वर्मा एक थे, कौन थे भैया? राजा रवि कुमार वर्मा कौन थे? रवि कुमार वर्मा कौन थे भैया? ये थे, एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको इस तरह की वीडियो डेली आपको सुबह 9 बजे मिलेगी। कितने बजे? 9 बजे। आप इसे याद रखेंगे, समय को याद रखेंगे। चलते हैं, ठीक है।